आज बीपीएससी टीआरई 4 का कक्षा 9-10 के लिए रुक्मणी प्रकाशन के ये सामाजिक विज्ञान के 13 इतिहास प्रश्न जो है इसके सेट नंबर 12 हम आज बताने जा रहे हैं। कौन से बताने जा रहे हैं? सेट नंबर 12, सेट 12, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 8/12/2023 का है। कब का है? 8/12/2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ 71 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ हिस्ट्री है, हिस्ट्री का 71 नंबर क्वेश्चन है। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो 1826 में हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो चार्ल्स मेनन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स मेनन ने। और माधो स्वरूप वत्स और दयानंद साहनी जो थे वह 1921 में उत्खनन का कार्य किए थे। उत्खनन कार्य करके हड़प्पा का पता लगाए थे। हड़प्पा का क्या किए थे? पता लगाए थे। कौन? दयानंद साहनी और माधव स्वरूप वत्स, जो कि 1921 में। ये चार्ल्स मेनन कब उल्लेख किए थे? तो 1826 में। कब? 1826 में। चार्ल्स मेनन ने उल्लेख इसके बारे में कब किए थे? 1826 में। और दयानंद साहनी और माधव स्वरूप उत्खनन का काम करके हड़प्पा का पता कब लगाए थे? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा का पता लगाए थे। क्या किए थे? हड़प्पा का पता लगाए थे। फिर खुदाई हुई थी। प्रश्न संख्या 72 है। किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा से। किससे मिला है? कालीबंगा से मिला है। किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है? किससे? तो कालीबंगा से। कालीबंगा जो है हड़प्पा का एक स्थल है। कालीबंगा क्या है? हड़प्पा स्थल है जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। अब कालीबंगा किस नदी पर स्थित है? घग्गर नदी पर स्थित है। कालीबंगा है जो किस नदी पर स्थित है? घग्गर नदी पर। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। प्रश्न संख्या 73 है। किस मौर्य शासक को सैंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया? तो किस मौर्य शासक को सैंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। किसे संबोधित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य को। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सैंड्रोकोटस। क्या बोला? सैंड्रोकोटस। उसके बाद 74 नंबर प्रश्न है। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोधगया की यात्रा की? अशोक ने बोधगया की यात्रा किस वर्ष में की? तो 10वें वर्ष में की। अशोक ने बोधगया की यात्रा कब की? 10वें वर्ष में की। और उसके बाद 20वें वर्ष में लुम्बिनी की। 20वें वर्ष में किसकी की? लुम्बिनी की। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की। जब लुम्बिनी यात्रा अशोक कर रहे थे तो उन्होंने लुम्बिनी का जो गांव था, ग्रामीण स्थान था, वहाँ का कर को घटा करके 1/6 कर लिया जाता था। 1/8 कर घोषणा कर दिया था। क्या किया था? वहाँ के घोषणा किया था 1/6 से 1/8 कर घटा दिया था। 1/6 लोग से लिया जा रहा था तो 1/8 कर दिया था। प्रश्न संख्या 75 है। 75 कह रहा है किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता था? तो किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता था? तो वह भाब्रू अभिलेख था। कौन सा अभिलेख था? भाब्रू अभिलेख था, जो कि अशोक का 8वां शिलालेख में बोधगया का भ्रमण कर, हाँ, जो कि बुद्ध धर्म और संघ का विश्वास पैदा कर रहा था। बुद्ध धर्म और संघ, ये जो त्रिरत्न है, इसमें विश्वास प्रकट करता था। किस अभिलेख में? भाब्रू अभिलेख में। अशोक का जो 8वां शिलालेख में बोधगया के भ्रमण किया गया है। किसका भ्रमण किया गया है? बोधगया का। प्रश्न संख्या 76 है। मौर्य काल में वार्ता क्या था? तो मौर्य काल में वार्ता जो थी कृषि, पशुपालन और व्यापार था। क्या था? पशुपालन था, कृषि कार्य था और व्यापार था। तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कृषि, पशुपालन और व्यापार था, मतलब अधिकारी भ्रमण व्यापार इसमें भी आ जाता है, तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 77 है। मौर्य काल में रूपजीवा क्या थी? मौर्य काल में रूपजीवा क्या थी? तो मौर्य काल में रूपजीवा वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां को बोला जाता था। किसे बोला जाता था? तो इसमें है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां, वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री। प्रश्न संख्या 78 है। 78 नंबर कह रहा है
कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? तो कौटिल्य 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। और नारद जो हैं जो 15 प्रकार के दास उल्लेख करते हैं। नारद कितने प्रकार के दास का उल्लेख करते हैं? 15 प्रकार के। और मनु स्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख है। मनु स्मृति में कितने प्रकार के दास का उल्लेख है? 7 प्रकार के। मनु स्मृति में 7 प्रकार के दास का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 79 है, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? संग्रहण, तो मौर्य काल में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये भू राजस्व से। किससे? भू राजस्व से। मौर्य काल में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो भू राजस्व से संबंधित था। प्रश्न संख्या 80 है, किस चरण को पुनः जागरण काल कहा जाता है? तो किस चरण को 14वीं से 16वीं सदी को पुनः जागरण का काल कहा जाता है? किस सदी को? 14वीं से 16वीं सदी को पुनः जागरण काल कहा जाता है। और भारत का पुनः जागरण काल, ये तो किस चरण को? भारत में पुनः जागरण का काल राजा राम मोहन राय का जो समय था उसे बोला जाता है। भारत में पुनः जागरण का कार्य किसे बोला जाता है? राजा राम मोहन राय जो थे उसके काल को बोला जाता है। और पुनः जागरण, 81 नंबर प्रश्न है, पुनः जागरण काल का माइकल एंजोला कौन था? तो माइकल एंजोला एक चित्रकार था। माइकल एंजोला पुनः जागरण काल में 14वीं 16वीं शताब्दी में कौन था? तो एक चित्रकार था। कौन था? एक चित्रकार था। प्रश्न संख्या 82 है, हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? तो हर्ष का प्रधान सचिव जो था वह भांडी था। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? भांडी था। प्रधान सचिव कौन था? तो भांडी। उसके बाद सेनापति बोलेगा तो सिंहनाद था। सेनापति कौन था? प्रधान सेनापति कौन था? तो सिंहनाद था। उसके बाद 83 नंबर प्रश्न है, भास्कर बर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा? तो भास्कर बर्मन ने हुएंगसांग को, किसे? हंसबेग को। किसे? हंसबेग को हर्षवर्धन के पास दूत बनाकर भेजा भास्कर बर्मन ने, तो हंसबेग को। किसे? हंसबेग को भेजा। प्रश्न संख्या 84 है, हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? हर्ष के काल में चाट एवं भाट कौन से अधिकारी को बोला जाता था? तो पुलिस को बोला जाता था। किसे बोला जाता था? पुलिस को बोला जाता था। 85 नंबर प्रश्न है, किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया? तो राज प्रथम ने। किसने? राज प्रथम ने। किस चोल शासक ने सर्वप्रथम द्रविड़ प्रदेश को विजित किया? तो राज प्रथम ने। और राज प्रथम ने ही तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर भी बनाया। राजराजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनाया? राज प्रथम ने। चोल साम्राज्य का जो सबसे अधिक विस्तार हुआ वो राजेंद्र प्रथम के काल में हुआ। किसके काल में हुआ? राजेंद्र प्रथम के काल में। सर्वाधिक विस्तार चोल शासन का किसके काल में हुआ? राजेंद्र प्रथम के काल में। प्रश्न संख्या 86 है, किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया? तो किस चोल शासक ने किया? राजेंद्र प्रथम ने भी किया, राजराज प्रथम ने भी किया, उसके बाद आदित्य प्रथम ने ही किया। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 है, फ्लाइंग शटर का आविष्कार किसने किया? तो जॉन के ने किया था। फ्लाइंग शटर का आविष्कार किसने किया? जॉन के ने किया। किसने किया? जॉन के ने। उसके बाद प्रश्न संख्या 88 है, किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई? किस वर्ष? तो किस वर्ष चलाई? ये एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है। किस वर्ष चलाई? तो यहाँ पे ई हो जाएगा। यह 1825 में चलाई थी। किस वर्ष चलाई थी? 1825 में। तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच जो रेल चलाई गई थी वह कब चलाई गई थी? 1825 में चलाई गई थी। 1825 नहीं, 1830 में चलाई गई थी। 1825 में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। कौन सी प्रथम रेलगाड़ी? डालीगटन और अस्टाकटोन के बीच। किसके बीच? डालीगटन और अस्टाकटोन के बीच 1825 में चलाई गई। फिर 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच चलाई गई। लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच 1830 में चलाई गई। कब? 1830 में। उसके बाद प्रश्न संख्या 89 है, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो एडम स्मिथ की रचना है। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? एडम स्मिथ की रचना है। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? एडम स्मिथ की। 90 नंबर प्रश्न है, ताइद क्या था? तो ताइद एक धार्मिक कर था। ताइद क्या था? एक धार्मिक कर था। ताइद क्या था? धार्मिक कर था, जिसे चर्च को किसानों द्वारा दिया जाता था। किसान किसे देते थे? चर्च को देते थे धर्म के नाम पर। 91 नंबर प्रश्न है, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी किसने लिखा?
तो इस रूसो ने लिखा। डिस्कोर्स ऑफ इनइक्वालिटी किसने लिखा? रूसो ने लिखा। प्रश्न संख्या 92 है, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? तो किस द्वीप पर नेपोलियन? तो कार्सिका द्वीप पर हुआ था। किस द्वीप पर हुआ था? कार्सिका द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 में हुआ था। 1769 में हुआ था। कब हुआ था? 1769 में। प्रश्न संख्या 93 है, द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक मॉन्टेस्क्यू ने लिखी। द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक जो है वह किसने लिखी? मॉन्टेस्क्यू ने लिखी। प्रश्न संख्या 94 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल पर इल्तुतमिश को खरीदा था? तो 1 लाख जित्तन में खरीदा था। किस मूल पर खरीदा था? 1 लाख जित्तन में खरीदा था। जो कि ऐबक जो था लाहौर से ही शासन करता था। ऐबक जो था, ऐबक के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता रहे हैं। ऐबक जो शासन करता था वह कहाँ से शासन करता था? लाहौर से शासन करता था। दिल्ली शासन नहीं करता था क्योंकि वो दिल्ली की राजधानी लाहौर थी उस समय। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की पदवी कभी धारण नहीं की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह कभी भी सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया था, इसलिए इन्हें ये वैधानिक सुल्तान नहीं बोला जा सकता है। 95 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई? तो 1229 ईस्वी में। कब? 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। किसे? इल्तुतमिश को, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान था, क्योंकि इन्होंने बगदाद के खलीफा से सुल्तान ये पत्र लिया था। प्रश्न संख्या 96 है, किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए ममालिकात सृजन किया गया? तो बहराम शाह के समय। कब? बहराम शाह के समय नाइब ए ममालिकात सृजन किया गया। जब रजिया को सत्ता से हटाया गया उसके बाद फिर बहराम शाह आया। कब आया बहराम शाह? जब रजिया सत्ता से हटी उसके बाद बहराम शाह आया। उसके बाद नाइब ए ममालिकात पद का सृजन किया 1242 ईस्वी में। कब? 1242 ईस्वी में, जो कि सल्तनत काल का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद था। यह जो नाइब ए ममालिकात पद जो था वो सल्तनत काल का एक बड़ा प्रशासनिक पद था। बड़ा प्रशासनिक पद था, जो कि राजा के बाद का पद आता था। इस पे सबसे पहले तो एतगीन बैठा, उसके बाद बलबन बैठा, फिर बलबन को हटाया गया, उसके बाद फिर से बलबन ही आया। 97 नंबर प्रश्न है, बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? बलबन को सर्वप्रथम किस कार्य के लिए, किस दायित्व का निर्वहन हेतु ये लाया गया था? तो ये खास ए दार के लिए। किसके लिए? खास ए दार के लिए। बलबन को सर्वप्रथम किस निर्वहन हेतु? खास ए दार पद के लिए लाया गया था। प्रश्न संख्या 98 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनाया? दिल्ली के किस शासक ने अपने काल में ही अपना मकबरा बनाया? तो यह इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था। 99 नंबर प्रश्न है, अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? तो असीरगढ़ की विजय थी। अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? असीरगढ़ की, जो कि कब हुआ था? 1601 ईस्वी में हुआ था। असीरगढ़ का विजय अकबर ने कब किया था? 1601 ईस्वी में। और अकबर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अकबर जब गुजरात विजय करके आया था उसके बाद बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। और अकबर के बारे में, जैसे मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वह फारसी थी। मुगल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। प्रश्न संख्या 100 है, प्रश्न संख्या, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में करवाया था। आगरा में क्या करवाया था? लाल किला का निर्माण। आगरा में किसका निर्माण कराया था? लाल किला का। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा का, और आगरा में दीवाने खास भी था। उसके बाद 101 नंबर प्रश्न है, प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो प्लासी युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय था। मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय था, जो कि 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। प्रश्न संख्या 102 है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर बेंसी टाट था। कौन था? बेंसी टाट था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बेंसी टाट था। ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764। कब? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। एक तरफ अंग्रेज था और दूसरे तरफ मीर कासिम और सिजाउद्दौला और बंगाल के, हाँ, कौन कौन था? सिजाउद्दौला था, शाह आलम द्वितीय थे, सुजाउद्दौला और कासिम। इधर से 3 था भारत की तरफ से और एक अंग्रेज था।
उसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई। 1764 में तो युद्ध हुआ, 1765 में फिर क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी सौंप दिया गया। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई बक्सर के युद्ध के बाद। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी गई। 103 नंबर प्रश्न है, बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो एलिस था। कौन था? एलिस था। बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो एलिस था। प्रश्न संख्या 104 है, फैजाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद से किसने? मौलवी अहमदुल्ला थे। फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला थे। अब खान बहादुर खां कहाँ से थे? बरेली से थे। खान बहादुर बरेली से थे। खान बहादुर बरेली से थे। और लियाकत अली, तो लियाकत अली इलाहाबाद बनारस से थे। बनारस से थे। लियाकत अली कहाँ से थे? बनारस से थे। खान बहादुर बरेली से, मौलवी अहमदुल्ला अयोध्या फैजाबाद से थे। और प्रश्न संख्या 105 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो भारत का वाइसराय डफरीन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वाइसराय कौन था? डफरीन था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम संस्थापक। और वाइसराय कौन था उस समय? डफरीन था। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। 106 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। कब हुआ था विभाजन? 1907 में हुआ था, जो कि सूरत अधिवेशन में हुआ था। किस में हुआ था? सूरत में अधिवेशन हुआ था, उसी में। उस समय अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। उस समय अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। उस समय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे? रास बिहारी घोष थे, जो कि कहाँ हुआ था अधिवेशन? सूरत में हुआ था। सूरत में हुआ था। प्रश्न संख्या 107 है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो 1908 में हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को। 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। प्रश्न संख्या 108 है। प्रश्न संख्या 108 है, ये खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी थी। उसी में मुजफ्फरपुर बम कांड का ये 108 नंबर है। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयं सेवकों ने प्रतिभाग किया था? तो 78 लोग थे। कितने लोग थे? 78 लोग थे। दांडी यात्रा कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को हुआ था। 12 मार्च 1930 को हुआ था। प्रश्न संख्या 109 है। प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कब? 1 नवंबर 1913। 1 नवंबर 1930 में हुई थी। कब? 1 नवंबर 1913 में हुई थी। कहाँ? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका, गदर जो है एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जो कि उर्दू भाषा में प्रकाशित होती थी। क्या? उर्दू भाषा में प्रकाशित होती थी। 110 नंबर प्रश्न है, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें कुल 211 सदस्य उपस्थित थे। कितने सदस्य उपस्थित थे? 211 सदस्य उपस्थित थे। आज बस इतना ही। थैंक यू।